स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को समझने वाले हैं। जो अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, उन ट्रांजैक्शंस को अभी हम लोग समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कभी भी अगर हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आई होप वी अंडरस्टैंड कि बिज़नेस एक्टिविटी क्या होती है। हम लोग कभी भी कोई एक बिज़नेस शुरू करते हैं जिससे हम लोग प्रॉफिट कमा सके, ठीक है, तो दैट विल बी एन एक्टिविटी कॉल्ड एज बिजनेस, जहाँ से हम लोग प्रॉफिट गेन करेंगे। कोई भी चीज़ कुछ बेचेंगे, कुछ सेल करेंगे, वो बेच के हम लोग कुछ पैसे कमाएंगे। और क्या बेचेंगे? कुछ गुड्स बेचेंगे, ठीक है। तो गुड्स बेचेंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ऐसा करके हम लोग अपना बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिज़नेस में कंडक्ट होगा जो कि मॉनिटरी होगा या फिर वो नॉन मॉनिटरी नेचर में होगा, ठीक है, नॉन मॉनिटरी। तो मॉनिटरी में हमारे पास दो टाइप के ट्रांजैक्शन है, वो है कैश और क्रेडिट। तो कैश का मतलब है कि नकद या रोक, यानी इमीडिएट अपने को पैसा मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट में आज अभी पैसा नहीं मिलेगा, लेटर, फ्यूचर। तो फ्यूचर में कभी भी पैसा रिसीव हो सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आई होप ये कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सबको क्लियर रहेगा इसके अंदर, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी में हमेशा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आज अगर मान के चलो हम लोग कभी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो हम लोग वो क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इमीडिएटली कुछ कैश देने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग मंथली उसको पे करना पड़ता है, तो वो उधार मिल रहा है। तो उधार यानी क्रेडिट, ठीक है। तो उधार यानी क्रेडिट, ओके। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऐसा हो सकता है जिसमें ये कैश और क्रेडिट दोनों इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है। कैश और क्रेडिट कोई इन्वॉल्व ही ना हो, तो वो भी हो सकते कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सो कई बार ऑर्डर्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स में दे विल बी अ पार्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सो ऑर्डर में क्या होता है, कभी कभी हमें वो कोई गुड्स मंगा रहे हैं तो उसकी ऑर्डर हमें आती है और फिर हमें उसको वो गुड्स बेचने पड़ते हैं। लेकिन जब कोई हमें ऑर्डर दे रहा है तो ये दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ना कैश हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, जब तक कोई सेल्स नहीं होता। जब एक्चुअली सेल्स हो जाएगा तो जब भी सेल्स होगा तो कोई हमें पैसा देगा या तो उधार पे लेकर जाएगा। लेकिन जब भी कोई ऑर्डर देगा तभी हम उसकी एंट्री वहाँ पे नहीं करने वाले, हमारे रिकॉर्ड में उसको नहीं लाएंगे। ऑर्डर हमारे पास रिसीव तो हो गई, लेकिन हमारी कोई रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ पे हो नहीं रही है। यहाँ पे जब सेल्स एक्चुअल में होगा तब यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी कैश या क्रेडिट की, यानी उधार या जो कैश देकर चले गया होगा। तो आई बिलीव यहाँ पे बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। व्हाट इज़ अ बिजनेस, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या है, सेल्स मतलब क्या है, गुड्स मतलब क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, कैश क्या है, क्रेडिट क्या है, ऑर्डर क्या होता है, सेल्स क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ कैश और क्रेडिट क्या है। तो आई बिलीव ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है गुड्स के बारे में, ठीक है। तो गुड्स क्या है? अब गुड्स है कि, एक सेकेंड, ये पेंसिल जो है गायब हो चुकी है। हाँ, तो गुड्स, व्हाट अबाउट गुड्स? सो अगर इफ़ यू कैन सी, ये वेजिटेबल्स, ये मेडिसिन्स, दीज आर गुड्स, ठीक है। और वो रिस्पेक्टिव पर्सन के लिए गुड्स हो सकती है, ठीक है। तो मान के चलो पेन है, पेन गुड्स किसके लिए हो सकता है? एक टीचर जो है, ठीक है, अगर कोचिंग में वो पेन को यूज़ कर रहा है तो वो गुड्स खरीद रहा है, ठीक है। कोचिंग में अगर वो गुड्स खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, तो वो गुड्स खरीद रहा है। लेकिन क्या वो बेचने के लिए खरीद रहा है ये गुड्स? नहीं। तो स्टेशनरी वाला जो है, एक स्टेशनरी वाला पेन को गुड्स मान सकता है, ठीक है। टीचर जो है वो पेन को यहाँ पे गुड्स नहीं मान पाएगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं बेच रहा है। स्टेशनरी वाला पेन बेचता है तो वो उसको गुड्स मान लेगा, ठीक है।
इलेक्ट्रिक की दुकान वाला अगर वो फ़ैन बेच रहा है तो वो उसको गुड्स मान सकता है। तो क्लैरिटी मिला है सब लोग को यहाँ पे कि गुड्स क्या है एग्जैक्टली। गुड्स डिफरेंट होगा डिफरेंट पर्सन्स के लिए। अब जैसे टायर की आप बात कर लो, तो टायर गुड्स किसके लिए होगा? अगर कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, वो जो बेच रहा है टायर, उसके लिए वो गुड्स रहेगा, एक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो। तो आई बिलीव यहाँ पे क्लैरिटी, कंप्लीट क्लैरिटी है गुड्स किसके लिए क्या रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके टुवर्ड्स बढ़ते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो अभी क्या है देखते हैं कैपिटल। सो कैपिटल को हम लोग बोलते हैं ब्लड ऑफ बिजनेस। ठीक है, कैपिटल को हम लोग ब्लड ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब ये मान के चलो एक बिजनेस है, दिस इज़ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर कैपिटल का आने वाला है। ठीक है, बिजनेस के अंदर आएगा, बिजनेस के अंदर कैपिटल आएगा तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी प्रोड्यूस कर लेगा। प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा? उसे सेल करेगा। सेल करने के बाद क्या होगा? उसे इनकम होगा। ठीक है, इनकम से वो क्या करेगा? एक्सपेंस को माइनस करेगा। इससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें जब कंक्लूड हो रही है कि कैपिटल रिक्वायर्ड है बिजनेस में, तो ये पैसा देना किसको है? जो बिजनेस ओनर है उसको देना है। और बिजनेस ओनर ये बिजनेस से अलग रहेगा हमेशा। बिजनेस ओनर जो है वो बिजनेस चला रहा है, लेकिन ये एक एंटिटी हो गई और एक सेपरेट एंटिटी हो गई, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। तो मान के चलो बिजनेस ओनर अगर बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, तो फ्यूचर में बिजनेस ओनर को कैपिटल वापस देने वाला है, या बिजनेस ओनर बिजनेस से वापस इसे मांग लेगा। हालांकि बिजनेस ओनर का ही बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस को एक अलग एंटिटी ट्रीट करेगा, क्योंकि वो उसका खुद का पैसा डाल रहा है। और जब वो बिज़नेस में जाएगा तो बिज़नेस का पैसा हो जाएगा, जब वो वापस लेगा तो उसका खुद का पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो वापस लेगा तो उसे कहलाएंगे हम लोग ड्राइंग्स, और जब वो उसे डाल रहा है तब हम लोग उसे कहेंगे कैपिटल। आई होप ये कम्प्लीटली यहाँ पे क्लियर है कैपिटल और ड्राइंग्स क्या है। ठीक है, तो कैपिटल को अगर आप देखो तो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल, जिसका ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस अगर हमें शुरू करना है तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसे कुछ क्या खरीदना पड़ेगा? कुछ प्रोड्यूस करने के लिए उसे खरीदना पड़ेगा एक मशीन, जो कि मैं बोलूँगा एसेट है। ठीक है, इट्स कॉल्ड एन एसेट। तो एसेट में क्या खरीदेगा? मशीन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम लोग कोई और चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम लोग का एसेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एसेट से वो कुछ प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसका कैपिटल है जो कि उसको फ्यूचर में बिजनेस ओनर को वापस मिलने वाला है। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें समझ में आ रही है कि बिजनेस में हमेशा असेट होगा और एक लाइबिलिटी होगी। सो जो लाइबिलिटी है वो उसको चुकानी है, असेट है वो उसका खुद का है। आई बात समझ में? तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा। ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस ओनर विड्रॉ करता है, तब उसे ड्राइंग बोलते हैं। और वो क्या विड्रॉ करता है? अपना कैपिटल जो उसने पहले डाला था वो वापस कैपिटल लेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, लाइबिलिटी, कैपिटल जो है वो एक लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि बिजनेस को हमेशा कैपिटल लौटाना है, तो कैपिटल विल ऑलवेज बी अ लाइबिलिटी। ठीक है, इसको याद रखना। और मशीनरी जो है वो उसका एसेट है, क्योंकि वो उसमें बिजनेस ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसको किसी को लौटाना नहीं है, एसेट जो है वो उसी का खुद का है बिजनेस का। बिजनेस ओनर उस एसेट को ले नहीं पाएगा बिना पैसे का। वो ये नहीं कह सकता है भाई मेरा कंपनी है, मेरा एसेट है। नहीं, एसेट अब बिज़नेस का हो चुका है, वो ओन करता है उस बिज़नेस को, लेकिन उसका कोई पर्सनल एसेट नहीं है, अब वो बिज़नेस का एसेट है। आई होप ये पूरा क्लियर है सब लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, यस, यस, तो नेक्स्ट चीज़ अभी जो यहाँ पे आ रही है वो है डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, केयरफुली समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, डेटर एंड क्रेडिटर। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट मतलब उधार, तो उधार यानी क्रेडिट होता है, डेट यानी कर्जा होता है। ठीक है, सो एक चीज़ हम लोग, मैं यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी ओके ओके सी है, तो ओके। सो कर्जा यानी डेट, ठीक है, क्रेडिट यानी उधार। डेटर्स का मतलब कर्जा नहीं है, क्रेडिटर का मतलब उधार नहीं है, क्रेडिट का मतलब उधार है, और डेट का मतलब कर्जा होता है। ठीक है, तो कर्जा जो ले रहा है ना, जो कर्जा लेने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे डेटर। ठीक है, और उधार जो देने वाला है उसको बोलेंगे क्रेडिटर। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो लेने वाला है ना उसको हम लोग बोलेंगे डेटर्स, और जो उधार देने वाला है वो उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अगर बराबर से देखो तो कर्जा और उधार तो बिल्कुल सेम है। कर्जा और उधार यहाँ पे बिल्कुल सेम है। कर्जा तभी होता है जब उधार दिया जाता है, उधार लेने से ही कर्जा होता है। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक मिरर इमेज की जैसा है, डेटर का ऑपोजिट क्रेडिटर। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्रेडिटर और डेटर का मतलब क्या है। आई बिलीव डेटर क्रेडिटर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सबको क्लियर है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, सो एक राम है और एक श्याम है। ओके, अब राम जो है वो गुड्स श्याम को बेच रहा है। ओके, ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट पे हो रहा है। ठीक है, गुड्स दे रहा है, श्याम बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, श्याम बोलता है मेरे पास कैश नहीं है। तो राम ने बोला श्याम को कि तू मुझे पैसे 3 महीने बाद देगा, क्योंकि तेरे पास अब पैसे नहीं है। ये ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे राम ने गुड्स बेचा है शाम को। ठीक है, उधार लिया किसने? शाम ने। तो शाम कौन बन जाता है? डेटर। ठीक है, और राम कौन बन जाता है? क्रेडिटर, क्योंकि उसने उधार दिया हुआ है। और उधार क्या दिया उसने? उसने गुड्स दिया है, लेकिन उसका पैसा उसने नहीं दिया है। शाम ने पैसा उसको नहीं दिया है, तो राम ने क्रेडिट दिया शाम को, शाम ने क्रेडिट लिया राम से। ठीक है, तो राम बन जाता है क्रेडिट देने वाला, शाम बनता है क्रेडिट लेने वाला, यानी कर्जा भी लेने वाला। शाम ने कर्जा लिया है राम से यहाँ पे, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। तो इसी की वजह से राम विल बिकम द क्रेडिटर एंड शाम विल बिकम द डेटर। सो आई होप यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिली है आप लोगों को कि व्हाट इज़ अ डेटर एंड अ क्रेडिटर। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। अ डेटर इज़ अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, यानी उसको चुकाना है। ठीक है, अ क्रेडिटर इज़ अ पर्सन हुम बिजनेस ओज मनी, मतलब बिजनेस को क्रेडिटर को पैसा देना है। बिजनेस डेटर से पैसा लेने वाला है, बिजनेस को क्रेडिटर को पैसा चुकाना है। ठीक है, तो बेसिक सिंपल चीज़ है, यहाँ पे क्लेरिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग आ जाते हैं, वो है एक्सपेंडिचर, जिसके 3 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हमेशा हम लोग फिक्स्ड असेट खरीदेंगे। फिक्स्ड मतलब जो एक ही जगह पे फिक्स्ड होता है। जैसे आप ले लो मशीनरी, बिल्डिंग, यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, और जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, और वो बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ डेली एक्सपेंसेस लगते हैं। कोई बिल भरना है,
तो उसके लिए हमें डेली एक्सपेंसेस लगेंगे। ये सारा चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, जो कि हमेशा रिकरिंग में होता है। जैसे आप सैलरी लो, रेंट ले लो, ये सारा चीज़ रेवेन्यू में आता है। उसके बाद आता है डिफर्ड रेवेन्यू। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है कि ये दोनों का मिक्सचर है, यानी ये कैपिटल भी है प्लस ये रेवेन्यू भी है, दोनों का पार्ट है। ठीक है, कैपिटल ये इसके लिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग पार्ट्स में दिखाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है वो 5 साल के लिए की हुई है, 5 ईयर्स के लिए, लेकिन हमें दिखाना है सिर्फ 1 ही साल का। तो 4 साल का तो हम लोग इससे माइनस कर देंगे। यानी अगर एडवर्टीजमेंट्स 5 लाख की दिखाई है तो 4 लाख हम लोग इससे माइनस करेंगे, क्योंकि वो अगले 4 साल में एक्सपेंसेस है। इस साल हमारा एक्सपेंसेस है सिर्फ 1 लाख रुपये, जो कि 1 साल का है। आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट कैपिटल, रेवेन्यू एंड डिफर्ड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सो व्हाट इज सीडी एंड पीडी? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलता है, कैश डिस्काउंट किसको मिलता है? कैश डिस्काउंट कस्टमर्स को मिलेगा, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर्स को मिलता है। लेकिन कई बार ट्रेडर्स को भी कैश डिस्काउंट मिल जाता है, तो ट्रेडर्स को ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है और कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट कस्टमर को मिलेगा, लेकिन कस्टमर को कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली इसको समझते हैं कि अगर मेरा बिज़नेस है, ठीक है, मैं कुछ गुड्स खरीदता हूँ, तो मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे होल सेलर से। अब वो गुड्स के लिए मुझे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको 5% लेस कर देता हूँ, 1 लाख पे 5%, तो 5,000 रुपये माइनस किया, क्योंकि मैंने गुड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 95,000। मतलब मेरा देना जो बनता है नेट अमाउंट वो 95,000 है। लेकिन जो ट्रेडर है उसने बोला मैं आपको और 10% डिस्काउंट देता हूँ, आप एक काम करो कैश पेमेंट कर दो पूरा। तो उसने मुझे 950 रुपये का और डिस्काउंट दिया, तो बदले में मेरे को अभी उसको कितना देना है, 94,050 रुपये, 10% CD और 5% TD के साथ। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही सिंपल पार्ट है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट ना मिले, उसको सिर्फ CD मिलेगा। मान के चलो उसने गुड्स खरीदा 1 लाख का, तो उसको ट्रेडर बोलता है कि कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं, तो उसको बोलेगा सिर्फ आप कैश दे दो, बोलेगा कैश डिस्काउंट में आपको 20% देता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है उसको कैश डिस्काउंट पूरा 20,000 मिले और उसको नेट जो उसकी गुड्स है वो 80,000 में मिल जाए। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा पहले याद रखना है, पहले TD डिडक्ट होगा फिर CD डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर CD दिया रहेगा तो सिर्फ CD डिडक्ट होगा, अगर सिर्फ TD दिया तो सिर्फ TD डिडक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पूरा क्लियर है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। सबसे फेवरेट है मेरा ये सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। ठीक है, सो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट में वही फ़र्क है जो एक बीमार आदमी और एक नॉर्मल आदमी में है। सो इनसॉल्वेंट पर्सन वो है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और सॉल्वेंट पर्सन वो है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इंसॉल्वेंट एक पर्सन में बीमारी है यहाँ पे, और बीमारी ये है कि बिज़नेस बीमार है। और बिज़नेस बीमार कब होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, कि बिज़नेस की जो ओनरशिप है, यानी जो उसकी मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, वो जब ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इंसॉल्वेंट वाले केस में एसेट कम हो जाते हैं और लाइबिलिटी जो चुकानी है, जो किसी को भी चुकाना है, वो बढ़ जाता है, उधार बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में पर्सन हो जाता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर्सन वो है जिसका एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, वो हो जाता है सॉल्वेंट। ठीक है,
बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते। अकाउंटिंग ईयर, अगेन वेरी सिंपल पार्ट, ठीक है। हमें सबको पता है ये वाला दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन नए साल को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और एंड होता है 31 मार्च, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, ओके। बिजनेस में दो चीज़ें हमेशा होंगी, वन इज़ ट्रेडिंग कंसर्न एंड सेकंड इज़ नॉट प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, वो सारा जो है ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल क्या होता है ना, बिजनेस की रेपुटेशन है, ठीक है, जो हम लोग उसको देख नहीं सकते। वी कैन एक्सपीरियंस, वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ एक गुडविल की बिजनेस की गुडविल है, रेपुटेशन है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते। तो वो भी हमारा एक एसेट है, इट्स एन इनटेंजिबल एसेट ऑफ अ बिजनेस, हमें दिखाई नहीं देता है वो, ठीक है, बट वी कैन एक्सपीरियंस दैट इट्स अ गुडविल, इट्स अ रेपुटेशन, ठीक है। और वो कई भी रीजंस, कितने बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिससे गुडविल बन सकता है, ठीक है। और गुडविल के होने से बिज़नेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, वो नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा बिजनेस करता है, एक सुपर नॉर्मल सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग आते हैं जो है प्रॉफिट, और दूसरा वाला लॉस, ठीक है। बिजनेसमैन इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसे बहुत कम पसंद करता है, इसे कोई पसंद ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इससे इंसान बीमार हो जाता है, लॉस होने से इंसान इंसॉल्वेंट हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो हमेशा सॉल्वेंट रहेगा, तो सॉल्वेंट रहना है तो प्रॉफिट करो, असेट ज़्यादा रखो, लाइबिलिटी कम रखो। इंसॉल्वेंट किसी को होना नहीं है, लेकिन वो तब होगा जब उसका लॉस होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, असेट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि असेट उसको बेचना पड़ेगा लॉस से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? प्रॉफिट का मतलब समझ में आ रहा है, लॉस का मतलब। अभी प्रॉफिट कब होता है? जब आप कोई चीज़ 30,000 का आइटम खरीदो और उसको 50,000 में बेचो तो आपका प्रॉफिट 20,000 का। अब कोई भी चीज़ 50,000 में खरीदो, उसको 30,000 में बेचो, आपका लॉस 20,000 का, ठीक है। तो बात बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लॉस भी यहाँ पे क्लैरिफाइड है। अब यहाँ पे असेट के टाइप्स को समझते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के एसेट है। एक तो फिक्स, जो आप सभी को पता है, ठीक है, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। लंबे समय के लिए हम लोग इसको खरीदते हैं, 10 साल 20 साल, इसके लिए हम लोग उसको खरीदते हैं, तो इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। लेकिन वो वाले एसेट्स जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो, ठीक है, या शॉर्ट टर्म में वो हमारे एसेट्स बनेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज करंट एसेट्स। क्या बोलेंगे उसको? करंट एसेट्स, ठीक है। अब असेट वो चीज़ें हैं जो हम लोग फिज़िकली ओन करते हैं, ठीक है। तो जो भी करंट एसेट्स है वो शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा, यानी स्टॉक ऑफ गुड्स है जो हम लोग बेचने वाले हैं। वो बेचेंगे हम लोग, 2 महीने में बेच देंगे, 3 महीने में बेचेंगे। उसको बेचने के लिए हम लोग 4-5 साल तो नहीं लगाएंगे ना। तो वो जो गुड्स है वो हमारा एसेट, करंट एसेट है, ठीक है। वो हमारे पास 2-3 महीना रहने वाला है, ये हमारे पास 10 साल रहेगा, ये शायद 1 ही महीना रहे, 1 मंथ में ये निकल जाए,
ठीक है, तो ये हमारा करंट एसेट है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है डेटर्स, यानी जो कर्जदार लोग हैं हमारे करंट एसेट है, क्योंकि हमें वो पैसा देने वाले हैं, यानी बिल्स होने वाला है रिसीवेबल। पैसा आया नहीं है, आने वाला है, कभी भी आ सकता है, 3 महीने में आ सकता है, 6 महीने में आ सकता है। अब ये सारे शॉर्ट टर्म में होते हैं, हम किसी को भी 2 साल के लिए उधार नहीं देते, हम जो उधार देते हैं 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा किसी को उधार नहीं देते। तो ये पैसा 3 महीने 6 महीने में आने वाला है, इसलिए वो एसेट कहलाएगा। और वो कौन सा एसेट रहेगा? करंट एसेट रहेगा। ठीक है, कैश जो है वो हमेशा करंट एसेट में रहेगा, क्योंकि वो इमीडिएटली अवेलेबल है। अगर उसको अवेलेबल करवाना है तो शायद हमें एक ही दिन लगे, एक दिन में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करंट एसेट का पार्ट है। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब वो जो कई बार हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, दैट इज़ एन इमेजिनरी एसेट, बट उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो मान के चलो 5 साल का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। ठीक है, 1 साल का तो हम लोग कंसिडर करेंगे, 4 साल का एक्सपेंस जो है वो क्या है? वो फिक्टिशियस है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि कौन सा फिक्टिशियस एसेट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज आर लाइबिलिटी एंड नेटवर्थ। ठीक है, सो लेट्स कवर इट, लाइबिलिटी एंड नेटवर्थ। अब लाइबिलिटी क्या है ना, कि वो हमें किसी को पे करनी है और वो फ्यूचर में पे करनी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बहुत लंबे समय तक पे करनी होगी, जैसे 10 साल के लिए। और ऐसा भी हो सकता है 1 साल के अंदर, यानी 2-3 महीने 6 महीने में अपने को उसको पे करना है। तो 10 साल के लिए क्या पे करेंगे हम लोग? बैंक का कोई लोन है उसको पे करेंगे, तो वो हमारी हो जाएगी करंट लाइबिलिटी, वो हमारी हो जाएगी फिक्स लाइबिलिटी। इट्स नॉट अ करंट लाइबिलिटी, इट्स अ फिक्स लाइबिलिटी, जो लंबे समय के लिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा वो है करंट। तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखना कि जो लॉन्ग टर्म के लिए वो फिक्स और शॉर्ट टर्म के लिए वो करंट। ठीक है, जो कि 1 साल के अंदर पे करना है। तो उसमें कौन कौन आता है? डेटर का ऑपोजिट क्रेडिटर, इनको पे करना है 1 साल के अंदर। और बिल्स पेएबल, क्योंकि वो पेएबल है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर असेट्स, करंट असेट्स और लाइबिलिटी में दो और चीज़ें आती है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, तो वो क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। तो आउटस्टैंडिंग आएगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आएगा वो आएगा कहाँ पे? असेट। कौन से असेट में आएगा? करंट असेट, क्योंकि हमने उसको पहले से भर दिया है। ठीक है, जो भरना नहीं चाहिए था अभी उसको हमने एडवांस में भर दिया, तो पैसा तो हमारे पास ही है ना, मतलब पैसा कहीं गया नहीं है, हमने एडवांस में भरा है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर करंट असेट। हालांकि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी हमारा असेट है। ठीक है, क्लियर है सब लोग को? लास्ट पार्ट यहाँ पे जो आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है नेटवर्थ, दैट इज़ ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मेरे पास, मुझे एक बिज़नेस चालू करना है, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मान के चलो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। ठीक है,
और बिज़नेस शुरू करने के लिए मुझे 6 लाख की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 लाख से मुझे अपने बिज़नेस में बहुत सारे एसेट्स खरीदने हैं, मशीन खरीदना है या कुछ कोई एक्सपेंडिचर्स करने हैं, और मेरे को 4 लाख कम पड़ रहे हैं। तो 4 लाख मेरे को कहाँ से आएंगे? तो मुझे लेना पड़ेगा लोन। ये पैसा है मेरा खुद का, ठीक है, और ये पैसा मैं लोन से लूँगा, मतलब ये मेरा खुद का पैसा है, नहीं क्या, ये मैं कैपिटल डाल रहा हूँ बिज़नेस में, और ये लोन क्या हो गया, मेरी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इससे क्या मैं ये बोल सकता हूँ, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। ये फॉर्मूला हमारा डेराइव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पहला चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया था, तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। अब मान के चलो आप कैपिटल यहीं रख दो, लाइबिलिटी को वहाँ लेके जाओ, तब का बन जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क का भी फॉर्मूलाज क्लियर हो जाता है। और एक लास्ट छोटा सा पार्ट जो है वो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है, जो फ्यूचर में अराइज होने वाली है, वो नॉर्मली हम उसको बोलेंगे लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन एक लाइबिलिटी अभी तक अराइज हुई नहीं है, ठीक है, वो फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 50-50 चांस है। तो हम लोग उसको एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान के चलते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। भूकंप आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी देखो, ये एग्जांपल जो दिया है यहाँ पे, किसी वर्कर ने कोई केस फाइल किया हुआ है कोर्ट में, अब उसको कंपनसेशन तब मिलेगा जब वो केस जीत जाएगा। अगर वो केस जीता ही नहीं तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यानी बिज़नेस को पे उसको तभी करना पड़ेगा जब वो कोर्ट केस जीतेगा। अगर बिज़नेस वो कोर्ट केस जीत गया तो उसको पे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इसमें एक 50-50 चांस है, तो हम लोग एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी साइड में निकाल के रखते हैं, जिसकी एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में नहीं करते, ठीक है। बैलेंस शीट में इसका कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में? सो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर हो गए रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ज़रूर कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये वीडियो ज़रूर भेजें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में कोई अगर डाउट हो तो आप ज़रूर उसमें पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में और भी कुछ अच्छे टॉपिक्स लेकर आ पाऊँ। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड। माय नेम इज़ प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।